A very warm welcome to one and all. आज हम डिस्कस करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी क्लैट का 2016 का पास्ट ईयर पेपर। स्टैटिक जीके का पोर्शन हम डिस्कस करेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अबाउट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आपको पता होगा, इनके पास एक काफी इंपॉर्टेंट पावर है जिसे हम कहते हैं द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है या फिर हाई कोर्ट है, उनके पास ये पावर है कि जो भी लॉज लेजिस्लेचर ने या फिर एग्जीक्यूटिव ने बनाए हैं वो लॉज अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल होते हैं, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह से ये जो एनजैक है, अब ये एनजैक क्या है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। क्वेश्चन ने पूछा है कि ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू आया था। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज द 99th अमेंडमेंट। अगर आप यहाँ पर इस पिक्चर को देखेंगे तो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। एक आर्टिकल है, आर्टिकल 124 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको यहाँ पर भी आर्टिकल दिख रहा होगा। यह आर्टिकल बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है। प्रेसिडेंट करते हैं और प्रेसिडेंट जो है वो कंसल्ट करते हैं दूसरे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। ठीक है, तो ये लिखा है आर्टिकल 124 में अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस। अब एक सिस्टम है जिसे हम कहते हैं द सिस्टम ऑफ कोलिजियम। तो ये जो कोलिजियम सिस्टम है ये एक 3 जजेस केस के थ्रू आया था। ठीक है, और इसमें ये था कि जब भी अपॉइंटमेंट करना होगा किसी भी जज का तो चीफ जस्टिस और 4 सीनियर मोस्ट जजेस का कंसल्टेशन लेना इज कंपल्सरी। ठीक है, तो ये था आपका कोलिजियम सिस्टम। अब जब ये एनजैक इंट्रोड्यूस हुआ तो ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आए 2014 में, जिसके थ्रू नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाने की बात की गई। तो ये जो एनजैक है ये इस कोलिजियम सिस्टम को सुपरसीड कर देता। ठीक है, और एनजैक जो है फिर ये सारी अपॉइंटमेंट्स करता। तो इस नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन में 6 लोग होते और इन 6 लोगों के नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 2 सीनियर मोस्ट जजेस, 1 लॉ मिनिस्टर और 2 एमिनेंट पर्सन जिनको प्रेसिडेंट चूज करते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2015 में इस 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड था अबाउट द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश का फ्यूचरिस्टिक न्यू कैपिटल क्या होगा। तो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो आंध्र प्रदेश स्टेट है 2 जून 2014 को इसको बाइफिकेट कर दिया गया और एक नया स्टेट बनाया गया जिसका नाम है तेलंगाना। तो तेलंगाना इंडिया का 29 स्टेट बना। ठीक है, करंटली आंध्र प्रदेश जो है और तेलंगाना है इन दोनों का ही सेम कैपिटल है एंड दैट इज हैदराबाद। ठीक है, और 10 इयर्स के बाद ये डिसाइड किया गया है कि 2024 में, ठीक है, 10 इयर्स के बाद तेलंगाना का कैपिटल होगा हैदराबाद और आंध्र प्रदेश का जो फ्यूचरिस्टिक कैपिटल है वो होगा अमरावती। ठीक है, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज अमरावती। एंड करंटली आंध्र प्रदेश इज डिमांडिंग फॉर 3 न्यू कैपिटल और वो 3 न्यू कैपिटल है। पहला है अमरावती, तो अमरावती वो अपना लेजिस्लेटिव कैपिटल बनाना चाह रहे हैं, कुरनूल वो अपना जुडिशियल कैपिटल बनाना चाह रहे हैं एंड एक और जगह है आंध्र प्रदेश में जिसका नाम है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम को वो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंगस्ट द फॉलोइंग बैट्समैन
हैज स्कोर्ड अ ट्रिपल सेंचुरी इन अ टेस्ट मैच। सो कौन सा बैट्समैन है जिसने 300 रन्स बनाए हैं टेस्ट मैच में? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वीरेंद्र सहवाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया? तो यहाँ पर आपसे पूछा है लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया, तो करेक्ट आंसर होगा यांगसे रिवर विच इज इन चाइना। अगर आप यहाँ पर मैप देखेंगे सो एशिया में कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स है सच एज आमूर रिवर, येलो रिवर जिसे हम एक और नाम से जानते हैं द हुआंग हो रिवर, यांगसे रिवर विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया एंड द थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, देन पॉल रिवर, मीकोंग रिवर जो कि साउथ ईस्ट एशिया की इंपॉर्टेंट रिवर है, गंगा रिवर जो कि इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है विद द लेंथ ऑफ 2525 किलोमीटर्स, एंड नाइल रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। एंड नाइल रिवर जो है ये अफ्रीका में सिचुएटेड है जो कि लेक विक्टोरिया से ओरिजिनेट होती है। नाइल रिवर को हम बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ब्लू नाइल एंड व्हाइट नाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड का सबसे पहला एयरपोर्ट जो कि सोलर पावर, ठीक है, सोलर पावर पर बेस्ड है, वो एयरपोर्ट है कोची में, और कोची है केरला में, ठीक है। इसी तरह से वैनकवर जो है ये है कनाडा में, ज़ुरीच जो है ये स्विट्जरलैंड की ही एक सिटी है, एंड दुबई ऑफ कोर्स मिडिल ईस्ट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी जो है, अब आपको सबसे पहले तो रीन समझनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले इंडिया में अगर हम मिडीवल हिस्ट्री की बात करते हैं तो राजपूत्स या फिर तोमर इनका रूल था, ठीक है। राजपूत्स के बाद अगर किसी का रूल आया है टर्किश डिनेस्टी, ठीक है। टर्किश डिनेस्टी के बाद आए हैं आपके खलजीस, ठीक है। खलजीस के बाद आए हैं आपके तुगलक्स, तुगलक के बाद आई है आपकी सैयद डिनेस्टी, और फाइनली आई आपकी लोडी डिनेस्टी। अब ये जितनी भी डिनेस्टीज हैं, ठीक है, इन सबको हम क्या कहते हैं, दिल्ली सल्तनत के टाइम पर कौन कौन सी डिनेस्टीज रही। जब ये सारी डिनेस्टीज खत्म हो जाती हैं, स्पेशली जो लास्ट है लोदी डिनेस्टी, उसके बाद आपका मुगल पीरियड स्टार्ट होता है, ठीक है, मुगल रूलर्स का। एंड फर्दर मुगल्स को हम डिवाइड करते हैं इनटू अर्ली मुगल्स एंड लेटर मुगल्स, ठीक है। तो यहां पर आपसे पूछा है कि जो खलजी डिनेस्टी के एक इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं अलाउद्दीन खलजी, इनके टाइम पे कोर्ट पोएट कौन थे? तो इनके टाइम पे कोर्ट पोएट थे आमिर खुसरो। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आमिर खुसरो, जिनको एक और टाइटल दिया जाता है तोता ए हिंद, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? तो यहाँ पर आप पिक्चर भी देख सकते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट किताब है जो कि 1776 में आई है। किताब का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है। और ये किताब है एडम स्मिथ की, और एडम स्मिथ को ही हम कहते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 एडम स्मिथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 डिग्री लैटिट्यूड में कितने किलोमीटर्स का डिफरेंस होता है? तो पहले क्वेश्चन समझे। जो अर्थ है, ठीक है, इस पे कुछ इमेजिनरी लाइंस होती हैं, हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइंस, और इनको हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड कहते हैं। सो जो 0 डिग्री का लैटिट्यूड है उसे हम कहते हैं इक्वेटर। जो 23.5 डिग्री नॉर्थ का लैटिट्यूड है उसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो 23.5 डिग्री साउथ का लैटिट्यूड है उसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। इसी तरह से होता है 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल।
तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि ये जो एक एक लैटिट्यूड होता है, ठीक है, सपोज 0 डिग्रीज और 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, देन सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होता है? सो हर एक लैटिट्यूड के बीच का डिस्टेंस होता है 111 किलोमीटर्स का, ठीक है। तो फैक्चुअल चीज है, हमें याद रखनी है कि 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 111 किलोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड न्यूक्लियर सबमरीन? तो जो इंडिया की इंडिजीनियसली बनाई हुई, इंडिजीनियस से मतलब है इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हुई न्यूक्लियर सबमरीन का नाम क्या है? तो इस सबमरीन का नाम है INS अरिहंत, और ये काफी इंपॉर्टेंट सबमरीन है हमारी इंडियन नेवल शिप, ठीक है। INS स्टैंड्स फॉर इंडियन नेवल शिप, तो नेवी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आपके कारगिल विक्ट्री, ठीक है, कारगिल विक्ट्री जब हमने सेलिब्रेट की थी 2009 में, तो आपको पता होगा कि कारगिल वॉर भी हुआ है हमारा 1999 में पाकिस्तान के साथ, ठीक है, जिसमें हम जीत गए थे। तो इसीलिए इसकी जो 10th एनिवर्सरी थी 2009 में, उसमें इंडिया ने इसे लॉन्च किया था INS अरिहंत को, ठीक है। तो ये इंडिया की पहली इंडिजीनियसली डेवलप्ड न्यूक्लियर सबमरीन है। इसी तरह से जो INS विक्रमादित्य है, ये इंडिया की सबसे लार्जेस्ट सबमरीन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी ऐसी कंट्री है अदर देन इंडिया जिसको 15 अगस्त को ही इंडिपेंडेंस मिली? तो सबसे पहले जो सूडान है, ये अफ्रीकन कंट्री है और इसको 1956 में इंडिपेंडेंस मिली थी, लेकिन 1 जनवरी को, ठीक है। इराक को इंडिपेंडेंस मिली 1932 3 अक्टूबर को। ब्राजील को इंडिपेंडेंस 1880s में ही मिल गई थी। साउथ कोरिया को इंडिपेंडेंस मिली है 15 अगस्त 1945 में, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा साउथ कोरिया, and India got independence on 15th August 1947. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन में लिखा है कि जो रेन ड्रॉप्स होती हैं वो स्फेरिकल की होती है। तो आप अगर इस डायग्राम में देखेंगे तो ये जो रेन ड्रॉप्स हैं ये ऐसे स्फेरिकल शेप की क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सरफेस टेंशन। तो जैसे जैसे ये रेन ड्रॉप्स जो हैं ये नीचे फॉल करती हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ एयर ये नीचे से फ्लैट हो जाती हैं, ठीक है, डिप्रेशन क्रिएट होता है, और जब तक ये लैंड पर गिरती हैं ये छोटे छोटे फर्दर स्फेरिकल शेप में ब्रेक हो जाती हैं, ठीक है। सो रेन ड्रॉप्स का स्फेरिकल होने का रीजन है द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेंटिंग ऑफ अजंता डिपिक्ट द स्टोरीज ऑफ। तो आपको पता होगा कि साउथ इंडिया में 2 इंपॉर्टेंट केव्स हैं, एक है अजंता केव्स और एक है एलोरा केव्स, और ये जो दोनों ही हैं इनको यूनेस्को है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। ये एक स्टेटस देता है जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। तो ये जो दोनों ही केव्स हैं, अजंता केव्स एंड एलोरा केव्स, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दिया है यूनेस्को ने, ठीक है। अब जो अजंता केव्स हैं ये स्पेसिफिकली डील करती है आपके बुद्धिज्म के साथ। तो अगर आपको कोई भी अजंता में पेंटिंग्स दिखेंगी तो वो सारी बुद्धिज्म को ही डिपिक्ट करेंगी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो रामायण, महाभारत या पंचतंत्र नहीं, जाटकाज होंगे, बिकॉज जाटकाज जो है ये बुद्धा के लाइफ स्टोरी के साथ डील करता है, जबकि एलोरा केव्स जो है यहाँ पे आपको बुद्धिज्म से रिलेटेड भी दिखेगा, ठीक है, आर्किटेक्चर हैंड पेंटिंग्स। यहाँ पे आपको जैनिज्म की केव्स भी मिलेंगी, ठीक है,
और यहाँ पर आपको रामायण, महाभारत, ठीक है, या इससे रिलेटेड भी आपको केव्स मिल जाएंगी, लेकिन अजंता स्पेसिफिकली रिलेटेड टू बुद्धिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जोजीला पास जो है ये किन दो प्लेसेस को कनेक्ट करता है? तो ये दो प्लेसेस है लेह जो कि लद्दाख में है, एंड श्रीनगर जो कि कश्मीर का कैपिटल है, जम्मू एंड कश्मीर का। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा लेह एंड श्रीनगर को कनेक्ट करता है आपका जोजीला पास। अब एग्जैक्टली ये पास होता क्या है? पास एक बहुत ही नैरो पैसेज होता है माउंटेन रेंजेस के बीच में, ठीक है, जहां पे ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन इज पॉसिबल। ऐसे रीजन को आप कहते हैं पास, ठीक है। तो एक नैरो जगह जो कि माउंटेन रेंजेस के बीच में है, जहां पे ट्रांसपोर्टेशन इज पॉसिबल, उसे आप कहते हैं पास। तो जोजीला पास जो है ये लेह और श्रीनगर को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पार्ट है ह्यूमन बॉडी में जहां पे ग्लाइकोजन, ठीक है, ये स्टोर होता है? तो वो पार्ट है लिवर, ठीक है। और ये जो ग्लाइकोजन है ये ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है, ठीक है, विच गिव्स एनर्जी टू द ह्यूमन बॉडी, और ये लिवर में मिलेगा। लिवर के अलावा ग्लाइकोजन जो है ये मसल्स में भी आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लैंग्वेज ऑफ द डिस्कोर्स ऑफ गौतम बुद्धा वॉज। तो आपको पता होगा कि पहले के जमाने में जब लोग बातें करते थे तो उनको लोकल लैंग्वेज में ही बात करनी होती थी अगर उनको कम्युनिकेशन करना है। तो गौतम बुद्धा जो है ये कम्युनिकेट करते थे पाली लैंग्वेज में, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा पाली। इसी तरह से जैनिज्म में जो महावीर हैं, ठीक है, जिनको हम कहते हैं कि ये 24th तीर्थंकार थे, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए कि ये 24th थे अपनी जनरेशन में, ठीक है। तो महावीर जो है ये यूज करते थे प्रकृत लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद द पीपल, टू टीच पीपल, एंड गौतम बुद्धा यूज करते थे पाली लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी जो है ये किसने फॉर्म की? तो जो स्वराज पार्टी है इसका फॉर्मेशन हुआ है 9 जनवरी 1923 को, और इसका जो फॉर्मेशन है वो बेसिकली हुआ था 1922 में एक इंसिडेंट की वजह से, और इस इंसिडेंट का नाम है चौरी चौरा इंसिडेंट। तो ये जो इंसिडेंट है इसमें बहुत ज्यादा वायलेंस हुआ था, जिसकी वजह से गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया था, ठीक है। और आपको पता होगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में स्टार्ट हुई, 1922 में बंद कर दी गई, जिसके बाद 1923 में स्वराज पार्टी बनाई गई, जिसका सोल मोटिव था इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलवाना। और ये पार्टी फॉर्म की है CR दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है। और इंफॉर्मेशन के लिए अगर बता दें तो मोतीलाल नेहरू जो है वो जवाहरलाल नेहरू के फादर रहे हैं, ठीक है। मोतीलाल नेहरू जो है ये 1928 में एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट लाते हैं जिसका नाम है नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू सीज इज कॉल्ड। तो ये ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिस पे क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। सबसे पहले समझते हैं कि बे क्या होता है। तो आपने सुना होगा बे ऑफ बंगाल, ठीक है। अब एक बे क्या होता है, सपोज ये है इंडिया, ठीक है। तो इंडिया में ये जो रीजन है इसे हम कहते हैं बे ऑफ बंगाल। तो ये जो बे है ये एक ऐसा रीजन होता है, एक ऐसी वाटर बॉडी होती है जो कि तीनों साइड से लैंड से सराउंड होती है। तो आप देख सकते हैं कि जो बे ऑफ बंगाल है उसके तीनों साइड में, नॉर्थ में, वेस्ट में और ईस्ट में लैंड बाउंड्री है, ठीक है। तो ऐसी वाटर बॉडी को हम कहते हैं बे। पेनिनसुला क्या होता है, इंडिया का ही एग्जाम्पल लेते हैं। तो
एक ऐसी लैंड मास जो कि 3 साइड से पानी से कवर है। तो आप देख सकते हैं कि जो इंडियन पेनिनसुला है, एक साइड पे क्या है, बे ऑफ बंगाल, एक साइड पे है अरेबियन सी और नीचे है इंडियन ओशन। तो वो हो गया पेनिनसुला। वर्ल्ड का सबसे बड़ा पेनिनसुला, लार्जेस्ट पेनिनसुला है अरेबियन पेनिनसुला। ठीक है। अब स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट फॉर एग्जाम्पल इंडिया और श्रीलंका के बीच में है एक स्ट्रेट जिसको हम कहते हैं पाक स्ट्रेट। ठीक है। पाक स्ट्रेट जो है ये एक ऐसा स्ट्रेच ऑफ वाटर है जो 2 वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। तो आपको पता होगा कि पाक स्ट्रेट जो है वो इंडियन ओशन को बे ऑफ बंगाल से कनेक्ट करता है, तो इसीलिए उसे हम स्ट्रेट कहते हैं। तो एक ऐसा नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर जो कि 2 सीज को कनेक्ट कर रहा है उसे हम स्ट्रेट कहते हैं। इसका जस्ट उल्टा होता है स्टिमस। स्टिमस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पनामा स्टिमस। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे नॉर्थ अमेरिका को और उसके जस्ट नीचे है साउथ अमेरिका। ठीक है। तो इन दोनों के बिल्कुल यहां पर सिचुएटेड है आपका पनामा स्टिमस। तो पनामा स्टिमस एक ऐसा लैंड मास होता है, बहुत ही नैरो लैंड मास होता है जो कि 2 बड़े बड़े लैंड को, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कनेक्ट करता है। उसे हम कहते हैं इस्टिमस। ठीक है। तो ये कुछ ज्योग्राफी की टर्मिनोलॉजीज है जो हमें पता होनी चाहिए। यहां पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज स्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड इन। तो आपको पता होगा कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है अंडर आर्टिकल 61 में ये प्रोविजन है कि ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उनको इम्पीच किया जा सकता है। तो उनका जो इम्पीचमेंट प्रोसीजर है वो दोनों में से किसी भी हाउस में इनिशिएट हो सकता है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। और अगर दोनों हाउसेस में स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू रेजोल्यूशन पास हो जाता है, स्पेशल मेजॉरिटी से यहाँ पे मतलब है 2/3 मेजॉरिटी, ठीक है, प्लस टोटल मेजॉरिटी। सो जितने भी मेंबर्स आए हैं लोकसभा राज्यसभा के, अगर उनके 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट हैं और अगर वोट कर देते हैं, ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट है वो इम्पीच हो जाते हैं। ठीक है। तो ये जो इम्पीचमेंट का प्रोसीजर है, रिमूवल का प्रोसीजर है, ये दोनों में से किसी भी हाउस में इनिशिएट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या एम करते हैं। तो आपको पता होगा कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये आपके आर्टिकल 36 या आर्टिकल 51 पार्ट 4 में लिखे गए हैं। ठीक है। और डीपीएसपी का सोल मोटिव है कंट्री का सोशल और इकोनॉमिक बेस स्ट्रॉन्ग करना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। बाकी के ऑप्शंस इसलिए नहीं आएंगे बिकॉज इंडिविजुअल लिबर्टी के बारे में फंडामेंटल राइट्स बात करते हैं। ठीक है। कंट्री की इंडिपेंडेंस को स्ट्रेंथन करने से रिलेटेड एक आर्टिकल जरूर है, दैट इज आर्टिकल 51 इटसेल्फ। लेकिन अगर इस क्वेश्चन के लिए सबसे एप्ट आंसर होगा तो दैट वुड बी ऑप्शन नंबर 3, बिकॉज डीपीएसपी का सोल मोटिव था सोशल और इकोनॉमिक राइट्स को भी इंपॉर्टेंस देना, बिकॉज फंडामेंटल राइट्स सिर्फ पॉलिटिकल राइट्स की बात करते हैं। तो सोशल और इकोनॉमिक राइट्स देने का सोल मोटिव है आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन रेस्ट्स विद। अभी काफी इंपॉर्टेंट जुरिस्डिक्शन है। आपको पता होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है उनको कुछ पावर्स दी जाती है जिसे हम कहते हैं जुरिस्डिक्शन। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर है जिसे हम कहते हैं एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। ठीक है। ये जो पावर है ये हाई कोर्ट के पास नहीं है, तो सबसे पहले ये समझे। दूसरी चीज, ये एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है, प्लस
इसका इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 143। तो आर्टिकल 143 में ये लिखा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ऑन द मैटर्स ऑफ लॉ एडवाइस कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब प्रेसिडेंट एडवाइस मांगते हैं। लेकिन जो भी सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देता है ये बाइंडिंग नहीं होगी ऑन द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये एडवाइस जो है ये बाइंडिंग नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th शेड्यूल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें कितनी लैंग्वेजेस हैं? ठीक है, तो आपको पता होगा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अराउंड 12 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, और जो 8th शेड्यूल है वो बात करता है अबाउट ऑफिशियल लैंग्वेजेस, और इंडिया में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, जो बाकी के शेड्यूल्स हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, हमें पता होने चाहिए। जैसे कि फर्स्ट शेड्यूल में यूनियन और उसकी टेरिटरीज के बारे में लिखा है। जो सेकंड शेड्यूल है उसमें लिखा है अबाउट द सैलरी, एमोलमेंट्स एंड अलाउंसेस। इसी तरह से जो थर्ड शेड्यूल है उसमें लिखा है अबाउट ओथ एंड अफर्मेशंस। फोर्थ शेड्यूल में लिखा है राज्यसभा की सीट्स कैसे एलोकेट की जाएंगी। फिफ्थ शेड्यूल में प्रोविजंस हैं रिलेटेड टू एससीज एंड एसटीज। सिक्स्थ शेड्यूल में प्रोविजंस हैं अबाउट ट्राइबल एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ठीक है, और ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं ये भी 4 ही हैं। एक है आपका मिजोरम, ठीक है, एक है असम, देन है मेघालय, एंड लास्टली वी हैव नागालैंड। ठीक है, देन जो 7th शेड्यूल है वो बात करता है अबाउट यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। 8th शेड्यूल 22 लैंग्वेजेस के बारे में बात करता है। 9th शेड्यूल में बहुत सारे लैंड रिफॉर्म मेजर्स, जमींदारी से रिलेटेड लेजिस्लेशंस है। 10th शेड्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये एंटी डिफेक्शन लॉ के साथ डील करता है। 11th एंड 12th शेड्यूल जो है ये आपके 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड हुए। 11th शेड्यूल डील्स विद पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड 12th शेड्यूल डील्स विद द म्यूनिसिपैलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमारे प्रियम्बल में इनमें से कौन सा वर्ड नहीं लिखा है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो आपको पता होगा प्रियम्बल में सॉवरेन, डेमोक्रेटिक एंड सोशलिस्ट ये तीनों वर्ड्स लिखे हैं, लेकिन नेशनलिस्ट वर्ड नहीं है। ठीक है, तो प्रियम्बल से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने का सिर्फ एक वे है और वो है टू लर्न द प्रियम्बल। ठीक है, तो अगर आप प्रियम्बल याद कर लेते हैं तो काफी सारे क्वेश्चंस को आंसर किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल प्रियम्बल में वर्ड्स लिखे हैं सोवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ठीक है, इसी तरह से लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी ये वर्ड्स भी प्रियम्बल में लिखे हैं। देन प्रियम्बल में एक डेट लिखी है 26 नवंबर 1949 जब हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया। ठीक है, सो ये डेट भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच रिट कैन बी फाइल्ड टू रिलीज अ पर्सन फ्रॉम इलीगल डिटेंशन। तो आपको पता होगा कि जो रिट्स होते हैं, ठीक है, ये स्पेशल ऑर्डर्स होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इशू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है अंडर आर्टिकल 32, हाई कोर्ट इशू कर सकता है अंडर आर्टिकल 226। तो यहाँ पे जो रिट्स हैं वो होते हैं हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्शियोररी, प्रोहिबिशन एंड कोवरंट। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऐसा रिट जो कि इलीगली डिटेन करे हुए लोगों को रिलीज करने की बात करता है, उस रिट का नाम है हेबियस कॉर्पस। सो हेबियस कॉर्पस जो है ये एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब है यू मे
हैव अ बॉडी। तो यू में हैव अ बॉडी का ही मतलब है अगर किसी इंसान को इलीगली डिटेन किया गया है तो उसको रिलीज करवा सकता है हैबियस कॉर्पस का रिट। ठीक है। मैंडेमस जो है इसका मतलब होता है वी कमांड। तो अगर कोई भी अथॉरिटीज अपना काम अच्छे से नहीं कर रही है तो मैंडेमस इशू किया जाता है। प्रोहिबिशन का मतलब है फॉरबिड करना। तो अगर कोई भी कोर्ट अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जाके कुछ कर रहा है तो उसको रोक सकता है प्रोहिबिशन। देन जो सर्शियोररी है उसका मतलब है टू सर्टिफाई या फिर इन्फॉर्म करना। तो अगर कभी भी हमें लोअर कोर्ट से इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम सर्शियोररी रिट इशू कर सकते हैं। सिमिलरली सर्शियोररी से हम जो लोअर कोर्ट्स है उसके ऑर्डर्स को स्क्वैश भी कर सकते हैं। देन जो को वारंट है उसका लिटरल मीनिंग है बाय व्हाट अथॉरिटी। ठीक है। तो ये रिट ऐसा कहता है कि एक पर्सन ने अगर कोई ऑफिस होल्ड किया है तो उसने किस अथॉरिटी के अंदर वो ऑफिस होल्ड कर रखा है। ठीक है। तो एक ऑफिस की लीगैलिटी को देखता है आपका रिट ऑफ को वारंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So question is asking who is the president of the Constituent Assembly। तो Constituent Assembly जो कि 1946 में बनाई गई थी, ठीक है, उनका प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लेते हैं कि टेम्पररी बेसिस पे किनको प्रेसिडेंट बनाया गया था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, तो उनका नाम है सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। और सच्चिदानंद सिन्हा के बाद हमारे परमानेंट प्रेसिडेंट बने राजेंद्र प्रसाद जो इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बनते हैं। इसी तरह से बी.आर. आम्बेडकर जो हैं ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ही एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके चेयरमैन बनाए गए थे डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर। ठीक है। महात्मा गांधी जो है ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पार्ट बिल्कुल नहीं थे। तो मे बी एक क्वेश्चन ये भी फ्रेम हो सकता है कि इनमें से कौन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट नहीं था। तो आंसर होगा महात्मा गांधी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है। तो आपको पता होगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है ये आर्टिकल 19 में कवर हो जाता है, राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 में, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से 18 बात करते हैं अबाउट राइट टू इक्वालिटी। राइट टू वर्क जो है ये आपका एक डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कवर होता है, फंडामेंटल राइट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो है लेकिन एक फंडामेंटल राइट नहीं है। तो आप देखेंगे कि राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है ये अगेन आर्टिकल 19 में कवर हो रहा है, तो ये एक फंडामेंटल राइट है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन आपकी 25 से 28 जो आर्टिकल्स हैं वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन के साथ डील करते हैं, अगेन एक फंडामेंटल राइट है। राइट टू मूव फ्रीली अगेन आर्टिकल 19 में कवर होता है, फंडामेंटल राइट है। राइट टू प्रॉपर्टी जो है इसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के थ्रू एक फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। ठीक है। तो करंटली ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इससे रिलेटेड प्रोविजन है आर्टिकल 300A। सो आर्टिकल 300A बात करता है राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में, जो कि अब एक फंडामेंटल राइट नहीं है। सो करेंटली 6 फंडामेंटल राइट्स आर देयर। जो 7th फंडामेंटल राइट था हमारा राइट टू प्रॉपर्टी उसको डिलीट कर दिया गया है, अब वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इनंसिएटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ रूल ऑफ लॉ। तो आपको पता होगा कि एक ब्रिटिश जूरिस्ट हैं जिनका नाम है A.V. डाइसी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 दैट इज A.V. डाइसी। इन्होंने कंसेप्ट दिया है रूल ऑफ लॉ का। ठीक है।
So that's it for today. Thank you and have a nice day. Jai Hind.